इमरान न्याजी साहब को ना अमेरिका एनआरओ दे सकता है, ना IMF एनआरओ दे सकती है। इमरान खान अगर समझते हैं कि उनके केस झूठे हैं तो उन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मखलूत हुकूमत के लिए मसाइल का अंबार है। बिलखसूस डोलती मईशत को संभालने का चैलेंज सबसे बड़ा है, जिसके लिए हुकूमत का सारा दारोमदार IMF प्रोग्राम पे है। IMF तिजारी प्रोग्राम की तीसरी किस्त का हसूल इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके बाद अगला प्रोग्राम की जो है वो तैयारी की जाएगी। अभी से ये जो तैयारियां हैं अभी से जारी हैं और IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात में हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे की हामी फिर से भर ली है। इसका इतलाक रवां साल जुलाई से होगा। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और पेट्रोलियम और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में महदूद जो है वो उसको करने से मुतल्लिक भी IMF की कड़ी शराइत जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र महंगाई में यकीनन इजाफा होगा और इससे मुतासिर आम आदमी के हुकूमत के लिए क्या जज्बात होंगे इन्हें समझना मुश्किल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमती इत्तेहाद के लिए अवामी दबाव क्या अपोजिशन से बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बज़ाहिरन PTI की अगर बात की जाए तो PTI बतौर अपोजिशन हुकूमत के लिए ऐसे हालात पैदा नहीं कर सकती जो कि इसके वजूद के लिए ख़तरा बन सकें। पार्टी के अंदर धड़ाबंदी इस वक्त जो है और इख्तलाफ जो इस वक्त है वो उसी तरह मौजूद है जैसे कल बानी चेयरमैन की सरपरस्ती में था, लेकिन आज उनके जेल में होने के बाद PTI कैंप में कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है। फैसले कौन कर रहा है, उनको बानी चेयरमैन की मंजूरी होती है या नहीं होती, एक कन्फ्यूजन जो है वो मची हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला और इसके नतीजे में जो हुआ वो इस तज़ब्ज़ुब की वजह जो है वो एक वाज़े जो है वो मिसाल बनकर हमारे सामने आई है। अब इन हालात में PTI हुकूमत के खिलाफ जिस मुज़ामत की बात कर रही है, क्या वो ऐसा करने की सकत भी रखती है या नहीं, ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे साथ शुएब शाहीन जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी शुएब शाहीन साहब से, लेकिन उससे पहले ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि जो इस कन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं उसकी जो कुछ झलकियाँ हमें नज़र आई गुज़िश्ता दिनों में। पहले सुनवा देते हैं कि कुछ लगभग 3-4 दिन पहले जो ये शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये दो गलत फैसले हैं। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलायंस करें, और अगर किसी सूरत में बल्लम से जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव शेरानी साहब की पार्टी की शक्ल में रहे। अचानक 3-4 दिन के बाद जो है शेरानी साहब की पार्टी जो है वो बावजूद इसके कि उन्होंने हमें काफी अकोमोडेट किया, लेकिन उसकी पार्टी का पता खट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है और इस पे जो है जरूर पार्टी की सतह पे जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, फिर अचानक जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फैसले हैं। अच्छा जी, अभी आपने शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू सुन ली जिसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि गलतियां बहुत ज़्यादा हुई। अब उसके बाद कल की जो डेवलपमेंट है, हामिद रजा काज़मी साहब का एक ट्वीट आता है जिसमें कोट एंड कोट उनकी जो है वो, अगर मैं बात करूं तो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका लुबे लुबाब ये था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और हमारी बातचीत जो है वो इमरान खान साहब से हुई भी है, मैं उनके साथ जो है वो मुखलिस हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ बिकॉज बात जो है वो बहुत बिगड़ सकती है। एंड आई डोंट बिलीव इन पब्लिक स्टंट्स, पब्लिसिटी स्टंट्स में उनमें बिलीव नहीं करता। उसके बाद आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे उस हालात के मुनासिबत से ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम। अच्छा शुएब शाहीन साहब, अब एक वाज़े जो है वो कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर नज़र आ रही है।
मतलब मरवत साहब एक बात कह रहे हैं, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब दूसरी बात कह रहे हैं। वो तो बल्कि मरवत साहब तो ये भी कह रहे थे कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए बिकॉज हमने बहुत इसमें जो है वो नुकसान उठाया है। अब आपकी जो अंदरूनी इस वक्त कन्फ्यूजन है, अंदरूनी लड़ाई है जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है, इसकी सज़ा आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं? मतलब अगर आपको सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उसकी सज़ा पाकिस्तान को क्यों देना चाहते हैं? इसमें कभी आप जो है वो कोई ट्रेंड चला रहे होते हैं जीएसपी के खिलाफ, कभी जो है वो आप IMF के दफ्तर के बाहर जो है वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं जिसमें, और फिर अब मज़ामत की बातें ओपनली होने लग गई हैं। तो आप नहीं समझते यू शुड सेट योर हाउस इन ऑर्डर? ये चीज़ें बाद में अगर नहीं हो तो फिर की जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, जीएसपी के हवाले से अताउल्लाह तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो झूठ पे मबनी है। उसका हम बयानिया और तदबीर जारी कर चुके हैं। इसलिए मीडिया ट्रायल हमारे खिलाफ करने की बजाय उन झूठों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये झूठ बोल के हमारे खिलाफ बात की है। यूरोपियन यूनियन ने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेंड्स चलाने की बात हो रही है। खत मौसूल नहीं हुआ लेकिन ट्रेंड्स चलाने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है। बात ये है कि जब नहीं किया तो नहीं किया। अब ट्रेंड कौन चला रहा है, किस तरह हो रहा है, उसको आप, उसने जो झूठ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि जनाब हमने खत लिखा है। मुझे बता दें, जब एक बात आ गई है, एक पब्लिकली एक बात हो गई है, तो मेरा ख्याल है उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं, हमारा उससे कोई रोल नहीं है। तो चूंकि ये इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, इन लोगों को पता है कि यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बहुत संजीदा वो इकदाम लेती है। और जो कुछ पिछले 2 साल से कर रहे हैं, ये चारदीवारी के पामादी, जबरन लोगों को उठाना, अदालतों से बरीयत या अदालतों से जमानतें मिलने के बावजूद 20-20 दफा लोगों को जेलों में बंद करना और बच्चों पे जुल्म करना, खवातीन पे जुल्म करना, ये कौन सी ढकी छुपी बात है? पूरे मीडिया ने, आपने दिखाई है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है। तो लिहाजा वो इनको ये खतरा है कि अगर कल कोई ऐसा वाक़या हुआ तो हम इनके खाते में डाल देंगे। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि हाउस एंड ऑर्डर की बात, देखें ऑफिशियल तर्जमान है हम 5, गौहर साहब हैं, मैं हूँ, शिबली फराज साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं। अगर हम कोई ऑफिशियल बात होगी तो हमारी बात तस्वर की जाएगी। हमारे हजारों की तादाद नहीं, करोड़ों की तादाद में कारकुनान हैं और 8 लाख से ज्यादा हमारे वर्कर्स हैं जो हमारे मेंबर्स हैं। अगर हम कोई भी ऑफिशियली कोई भी बात कहीं भी करता है, उनकी एक ओपिनियन होती है। और इवन कोर कमेटी में भी हमारे यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो उसके बाद एक कलेक्टिव फैसला होता है और उस मेजॉरिटी व्यू से ज़ाहिर होता है और उसको फिर ऑथेंटिकेट करते हैं इमरान खान साहब। देखें, ये जो पार्टी पॉलिसीज होती हैं, इसमें कौन सी पार्टी है जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो? हर पार्टी के अंदर एक जमहूरी सोच होती है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं पार्टी में बैठता हूँ, कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ, मैं तर्जमान भी हूँ, मैं कोर कमेटी में सबसे ज्यादा शायद इख्तलाफ करने वालों में होऊंगा, मगर जब एक फैसला हो जाता है तो देन दैट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी। तो आज इस वक्त हमें पार्टी के अंदर इंतशार की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। बट जी इफ यू अलाउ मी, श्वेत शाहीन साहब, मसला ये है ना कि मरवत साहब जब आके ये बात कर रहे हैं टेलीविजन टॉक शोज पे, और उसके बाद इस लेवल पे चीज चले जाती है कि जिस पार्टी के साथ आपने इलाक किया है उनको कैटेगोरिकली आकर जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करना पड़ता है और कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है। अगले दिन आपके जो है वो चेयरमैन आके जो है ये बात करते हैं कि जी हमने इमरान खान साहब की मुशावरत से किया, सारी फैसले उनकी मुशावरत से होते हैं एक्सेट्रा, वो सुनवा भी दिया हमने। तो क्या उसके बाद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए इन जो हजरत है उनके खिलाफ, अगर वाकई वो पार्टी लाइन टो नहीं कर रहे? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। वो तो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर आपको नहीं लगता कि डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि वो भी कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। आज ये जो दोनों पार्टियां खत्म हुई है ना, वो अपनी विरासत की वजह से खत्म हुई है। उनका वर्कर बोलना बंद कर गया है, उनके यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। वहां सिर्फ विरासत चलती है और किंगडम है। एक बंदा बात करता है और उसका बेटा बेटी और वो आगे हुक्मन उसको ऑर्डर करती है और सारे उसको तामील करते हैं और किसी में जरूरत नहीं होती है उनको रिफ्यूज कर सके या वहां अपना डिफर कर सके। तो इसलिए आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हमारे यहाँ पॉलिसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और अगर हमने उसको भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया,
तो फिर ये पार्टियां तबाह हो जाया करती हैं, और उनका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन, इन दोनों चीजों को अगर हम मद्देनजर नहीं रखते, देखें मैं एक बात करता हूं कि अगर मेरे से गलती है ना, तो ये मेरी पार्टी की एक जिम्मेदारी है। सर, बट यू नो ये एक गलती जब बार बार दोहराई जा रही हो ना, तो उसको फिर आदत कहते हैं और वो हैबिट एक बन जाती है, ठीक है, और उसका तदारुक नहीं हो रहा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। माजी में भी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मरवत साहब ने आके इस तरह की बातें अपने बकौल आप लोगों के इनफरादी कैपेसिटी में की हैं, और उसका बैकलैश आया कि चेयरमैन को आके जो है, जो मौजूदा चेयरमैन है उनको आके जो है वो इंटरवीन करना पड़ा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ा, ऑलमोस्ट मतलब आप समझे जेपरडाइज कर रहा है आपका जो इत्तेहाद है, लेकिन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। तो दैट मीन्स कि फिर ये कहीं ना कहीं तो इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है ना, जो इसकी अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा, कुछ नहीं कहा जा रहा उनको, तो कुछ ना कुछ तो फिर इसमें है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। मतलब दोज आर द हेल्म ऑफ अफेयर्स, फिर वो चुप क्यों है? देखें, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पार्टी पॉलिसीज में अगर तो फर्ज करो हमसे किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी से गलती हुई है या कलेक्टिव सतह पे है, उसका तदारुक होना चाहिए और आपस में बैठ के उसका तो क्या मरवत साहब का फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, जवाब दे उनको होना चाहिए? शुड ही बी सर्व्ड शो कॉज नोटिस की आपने क्यों बात की है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, शो कॉज नोटिस ऑलरेडी उनको एक दफा मिल चुका है। अब ये पार्टी लीडरशिप का काम है, ज़ाहिर है मैं ना सेक्रेटरी जनरल हूँ ना मैं चेयरमैन हूँ। नेचुरली ये पार्टी लीडरशिप जरूर इसको ऑब्जर्व कर रही होगी, और या कोर कमेटी में ये मैटर आएगा तो जरूर वो मेरा ख्याल है कोई ना कोई फैसला करेंगे। तो मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं इस पे कोई बात करूँ, लेकिन मैं एक बात का ख्याल हूँ, लेकिन आपका ख्याल है कि मिलना चाहिए, इस पे शो कॉज इशू होना चाहिए? मैं योर ओपिनियन ऑन दिस? कहता हूँ कि पार्टी पॉलिसी, देखिए मेरी पार्टी पॉलिसी का अगर कोई मेरा इख्तलाफ है या मेरी कोई ओपिनियन है, तो पार्टी का इशू मैं पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में रखूंगा। इस वक्त पब्लिकली मैं किसी भी वर्कर या किसी भी अपने लीडर के खिलाफ कोई ऐसी बात करूं, वो मेरा ख्याल है मेरी पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी, जो मैं यहाँ बैठ कर कोई बात करूं। ये लेट कोर कमेटी कि अगर कोई शो कॉज इशू होता है, अदरवाइज तो ये लगेगा कि दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी कि एक बंदा एक बात करता है, गुड कॉप बैड कॉप। ये तो इस वक्त तो यही लग रहा है कि ये हो नहीं सकता कि पुष्ट बनाई के बगैर जो है ये इस तरह की कहीं ना कहीं से तो उनको कोई पुष्ट बनाई है। चल नहीं, हम तो ये देखते हैं कि यू नो द प्रूफ लाइज, यहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। देखिए इस वक्त जो असल करने वाली बात थी, ये तवज्जो हटाने वाली बात है अपने उस मौक़िफ़ से कि जो हमारे साथ एक जुल्म और ज्यादती हुई है आर्टिकल 51 के साथ, जो हमारी सीटें थी उठा करके दूसरों को दे दी गई। इस वक्त बजाय इस बात के कि जो हमसे बनने का निशान छीना गया, जिसके नतीजे में आज हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन उस पे आपकी अपनी भी जो है ना वो उस पे आप लड़ेंगे तो ये बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जरा मैं कैसे साहब की तरफ चलती हूँ। कैसे साहब, हर पार्टी के अंदर जो है वो हॉक्स एंड डव्स होते हैं, यकीनन आपकी पार्टी के अंदर भी हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ देर से हमने देखा है, महीनों से देखा है कि पीटीआई का अगर ये कहा जाए कि जो पीटीआई का डाउनफॉल या पीटीआई की जो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है, वो इनके अंदर जो हॉक्स हैं वो डोमिनेंट हैं, और ये इसका मुजाहरा हमें जो है वो नज़र आ रहा है, आजकल भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप इस वक्त हुकूमत ऑफ द डे हैं, आप इस वक्त आपके ऊपर ओनस ज़्यादा है, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, कैसे इसको जो है वो डील करेंगे? जो पीटीआई के अंदर इस वक्त हॉक्स जो डोमिनेट कर रहे हैं, जाहिर है आपने मुल्क को भी आगे लेके चलना है, आपने चीज़ें आगे बढ़ानी है, तो हाउ विल यू डील विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी सुन लिया, देखिए ये इनकी अपनी पार्टी के अंदरूनी मसले हैं और ये जो आपस में इनके इख्तलाफ हो रहे हैं। अब जो सीटें ये बार बार तकादा कर रहे हैं कि हमें रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, अब तो ये बात सामने आ गई कि इनकी अपनी गलती, इन्होंने सोच विचार ही नहीं की। उस पार्टी में अच्छा खासा ये अगर चाहते शिरानी साहब की पार्टी या जमात इस्लामी के साथ ये तामन कर लेते, इन्होंने खुद जो पार्टी चुनी, अब उस पार्टी ने तो कोई लिस्ट ही नहीं दी थी कोई अपनी रिजर्व सीट की, और इनमें आपस में इख्तलाफ है, आप सुन रहे हैं। मैं ये देख रहा अभी भी फैसला कर लें कि इनका फैसला क्या था। अगर ये कहते हैं कि हमारा ये फैसला ठीक था, तो फिर किस बात का शिकायत कर रहे हैं? फिर तो ये इन्होंने सोचा समझा फैसला किया और ये तय किया कि हमने रिजर्व सीट नहीं लेनी। मसलन खुद इन्होंने ये गए कमीशन के पास, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी कानूनी तौर पे, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने यूनानिमस फैसला दिया कि ये इनको रिजर्व सीटें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टी के ने एक सीट भी नहीं जीती
वो ये सारी रिजर्व सीटें कैसे ले ली जिसने अपनी लिस्ट भी नहीं दी रिजर्व सीट्स के लिए। तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इनके अपने मामला हैं, लेकिन इनको मुश्किलात हो रही हैं। ये जो है इनका कोई ये तय कर लें कि किस तरह, और खुद अलग कानून सारे लीगल इनके माहिरीन हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं, तो इन्होंने लीगल एस्पेक्ट को भी नहीं देखा। ये तो इनकी अपनी है ना, यानी नाक बतंजीली कह रही है जो बात है, पर मैं इनका ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहता, इनके मामला हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मुल्क आगे बढ़े, बजाय ये कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को वफद जाके बैरूनी ममालिक में, ठीक है, इनका सोशल मीडिया में इन्होंने नहीं लेटर लिखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में उस बात को मुखालफत, ये चाहते क्या है, मुल्क की तरक्की कहाँ चाहते हैं, आम आदमी का किस तरह, हमने वादा किया, इन्होंने भी किया, हमने भी किया। इनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं जो सपोर्टर PTI की जो सपोर्ट हुई है, सबसे ज्यादा वोट इन्होंने दिए, वो सबसे ज्यादा सीटें इनके पास है। इन्होंने, हमने तो कहा कि हम अपोजिशन में आने को तैयार हैं। अब पीपल पार्टी ने भी ऑफर इनको किया कि आप हमसे मिलकर हुकूमत बना दें, ये हुकूमत बनाते नहीं है और किसी के साथ काम नहीं करते। तो ये क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि फिर इलेक्शन हो जाए। अब क्या आप समझती है, पहले आप देखिए कि जो पिछले इलेक्शन 15-20 सीटों में खुद इमरान खान साहब खड़े हो गए, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया कि फिर इलेक्शन कराओ। अब ये कोई बताएं तो ये चाहते क्या, मुल्क किसी तरह आगे बढ़ेगा। प्रेसिडेंट शी आ रहे होते हैं चाइना के धरने दे रहे, हम इनको गुजारिश करते हैं, इनको दावत देते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। इनकी गलतियां तो इनके अपने मामलात हैं, हम तो इनके वेल विशर हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके, जब हम अपोजिशन में थे तब ये हमने इनको ऑफर की, वो भी इन्होंने नहीं मानी। ठीक है, अब ये कोई आइडिया दे दे मुल्क को किस तरह, जो ये कहेंगे हम वही कर लेंगे, किस तरह से, कोई हमें मशवरा तो दे, चाहते किस तरह है। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, उसका हल निकाल दें किस तरह। ठीक है, तो हमें कलेक्टिवली एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर, कलेक्टिव विजडम की इस वक्त बहुत जरूरत है। मैं जरा कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, आप जब गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में आए थे तो ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा और व्यूअर्स ने भी उसको बड़ा जो है वो सराहा। जो प्रोग्राम हमारे प्लेटफॉर्म से गया उसमें बड़ी पॉजिटिव बातें हुई, आप भी, ज़ैन कुरैशी साहब भी, साथ अताउल्लाह तारर साहब भी, बड़ी पॉजिटिव बातें गई और उसमें ये था कि जी मुल्क को आगे लेके चलना है। अब ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर इनके जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन अगेन मैंने उस दिन भी उनसे ये कहा था कि ही इज़ इन माइनॉरिटी बिकॉज वो जो है वो डव्स में उनका शुमार होता है, हॉक्स में नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली हॉक्स अभी भी जो है, मरवत साहब की मिसाल हमारे सामने है, शुएब शाहीन साहब जो भी बात करें, लेकिन अगर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता तो दैट मीन्स उनको पुष्टपनाही मौजूद है और वो हॉक्स में शामिल हैं, वो हॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं। क्या ज़ैन कुरैशी साहब से उनकी जो पार्लिमानी लीडर मुंतखब होना है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि मे बी थिंग्स विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छी बात है कि यंग जो है वो उन्होंने एक पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया है और ज़ैन कुरैशी साहब को उन्होंने किया कि उस चीज़ को चलाएं, लेकिन देखने पड़ेगा वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मैनेज कर सकें। अभी शुएब शाहीन साहब ने कहा कि हम 5 तर्जुमान हैं। अगर आप 5 तर्जुमान हैं तो आपके जो अभी आपने जो अपनी पूरी बात छेड़ी तो वो क्या है, वो तो रोज़ाना TV पे आके वो भी अपनी तर्जुमानी करते हैं। आप उनकी तर्जुमानी भी नहीं रोक सकते हैं। आप कहते हैं वो मैटर भी नहीं करता, लेकिन वो मैटर भी करता है। लिहाजा चीज़ ये है कि वहाँ पर जो क्राउड है इनका वो कुछ जो है वो कंट्रोलेबल है, कुछ नॉन कंट्रोलेबल है, कुछ पार्लियामेंटर की बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर 2 किरदार होते हैं सियासी जमातों के। पार्लियामेंट में आपके और किरदार होता है, पार्लियामेंट के बाहर आपका और किरदार होता है। पार्लियामेंट के बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सियासी डायलॉग करें, आप जो भी डायलॉग्स मारें, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बात की है कि जिस इलेक्शन पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज खदशात हैं वो कैसे दूर होंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो तकरीरों से, वो नारेबाजी से दूर नहीं होगी, वो कानूनसाजी से दूर होगी। अगर आप आज कानूनसाजी नहीं करते हैं, आप भला ना करें, फिर 5 साल बाद दोबारा मत रोएं। कोई भी सियासी जमात फिर 5 साल बाद ना रोए कि हमारे साथ ये होगी, हमारे साथ। आज अगर हमें मौका मिला है, आज हम कानूनसाजी कर सकते हैं। हम वो दरवाजे, चोर दरवाजे बंद कर सकते हैं कानूनसाजी के ज़रिए, जिसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि उनके साथ इलेक्शन में ज़्यादती हुई है। अगर आज हम वो नहीं करते हैं, कानूनसाजी नहीं करते हैं, फिर हमें किसी को उसका कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। फिर आपको अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए कि हमने 5 साल कुछ नहीं किया इस पार्लियामेंट में और 5 साल बाद फिर हमें रोना रोएं कि जी ये हो गया या वो गया। जहाँ तक जो है शुएब शाहीन साहब की बात है, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इनकी पार्टी की 5 फ्रेंचाइज हैं।
5 फ्रेंचाइज जो एक फ्रेंचाइज बाहर निकलती है जेल से, उनकी अपनी अपनी स्टेटमेंट होती है, इनकी आपस में भी स्टेटमेंट जो है वो भी आपस में नहीं मिलती। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इनको देखना पड़ेगा इस चीज़ के। बड़ा मैं उस दिन कुदरती पार्लियामेंट गया हुआ था अपना नेशनल असम्बली। अब गज़ा के हवाले से करारदाद आ रही है, इनका इतना नो की जो है ना पता नहीं इन्होंने रट्टा लगा लिया कि जो बात भी उस पर नो करना। उन्होंने गज़ा फ़लस्तीन पे जब रेजोल्यूशन है उस पर भी नो कर दी। स्पीकर को बाद में बताना पड़ा कि भाई जान ये तो गज़ा के ऊपर है, पढ़ तो लो, सुन तो लो क्या हो गया। पंडित साहब उसको दुरुस्त कर ले, मुश्तरका करारदाद पास हुई है, ये ऐसी बात नहीं है। मुश्तरका करारदाद मैं आपको आंखों देखा मैं आपको अभी भेज देता हूँ, स्पीकर साहब का भी भेज देता हूँ, जो उन्होंने मुश्तरका करारदाद गज़ा के ऊपर आई है और मुश्तरका करारदाद पास हुई है। अच्छा, मैं आपको अभी यहाँ पे भी दुरुस्त कर लूँ। मैं वहाँ पे गैलरी में बैठा हुआ था, मैं आपको वो क्लिप दिखा सकता हूँ जिसमें आपने जोर से नो भी किया, फिर दोबारा उन्होंने पुट किया, फिर आपको ख्याल है फिर भी 2-4 ने कर दिया, चलो ठीक है उसको वो यूनिवर्सली फिर भी उन्होंने कहा कि तकरीबन शुएब शाही साहब इस पर आप मुझे शर्त लगा ले, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ। क्या शर्त लगाना चाहते हैं, क्यों आप बहस कर रहे हैं? मैं आपको मुश्तरका आप मुझे टोक रहे हैं ना, आप टोक रहे हैं, मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपने नो किया है। स्पीकर साहब की स्टेटमेंट देता हूँ, अभी मैं आपके नंबर पे भी भेज देता हूँ, मैडम को भी भेज। अभी मैं डॉक्टर साहब को भेज रहा हूँ ट्वीट, आप ये जरा चलवा लें, उसमें आप देख लें कि क्या हो रहा है, फिर तो आपको यकीन आएगा ना। ट्वीट पे कुछ नहीं होता। आप ट्वीट नहीं कह रहा हूँ जिस पे आपने नो किया और स्पीकर ने कहा कि आपने नो किया, यार क्यों आप बहस करते हैं? यही तो आपका अलमिया है आपकी पार्टी का, ये आपकी पार्टी का अलमिया है। खुदा आप अभी भी नहीं सीखे तो आप कब सीखेंगे? आपको भेज देता हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम एक ऐसा मीडिया ट्रायल करें किसी एक पार्टी। आपने गलत काम किया है, मान ले गलती हो गई, उसके बाद आपकी तस्वीर हुई है, उसके बाद तस्वीर नहीं किया हमने। एक जॉइंट प्रॉब्लम इनके साथ यही है ना, ये दिन दिहाड़े चोरी भी करते हैं, मानते भी नहीं हमने चोरी की है। मैं आपको खुद देता हूं। आप अभी तक इन अपने करतूतों से सीखे नहीं है तो आपको अल्लाह ही समझाए, बाकी तो कोई नहीं समझा सकता। चले तो at the expense of playing the devil's advocate, मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस पे जो है वो नो चल रहा था, बीच में ये करारदाद आई। आई डोंट थिंक कि पीटीआई उस पे जो है वो इस तरह उसके लिए भी तो अकल की जरूरत होती है कि पार्लियामेंट में आप आ गए तो अकल भी इस्तेमाल कर लेना। इस पे लय में जो है वो नो चल रहे हैं। आई कैन बिलीव दैट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसे शेख साहब की तरफ जाऊंगी। कैसे साहब ये बताइए कि IMF की इस वक्त जो है वो बड़ी कड़ी जो है वो शराइत आ रही हैं, जिसमें बिजली की प्राइसेस, जिसमें गैस की प्राइसेस, जिसमें प्राइवेटाइजेशन इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट पे जो है वो जा रही हैं, सर फहरिस्त इस वक्त नज़र आ रही हैं। लेकिन जो आवाम को सबसे ज़्यादा चीखें निकालेगी, ऑब्वियसली गर्मी आने वाली है और उसमें जो बिजली की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम वो फैसले अब लेना जो है वो नागुज़ीर हो गया है। जो माजी के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, और डार साहब पे बड़ा इसका जो है वो मलबा गिराया जाता है कि वो अनपॉपुलर डिसीजंस जो नहीं ले सकती थी हुकूमतें, जैसे ट्रेडर्स पे टैक्स है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्स है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए थी, जो डार साहब ने नहीं की और भी बहुत फाइनेंस मिनिस्टर्स ने नहीं की, जिनकी वजह से अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक तरफ ये अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, दूसरी तरफ आपकी जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल मजीद जो है वो बर्न होगा और उनकी वजह से मजीद बर्न होगा। उस पर अभी से लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, जरा वो सुनवा देती हूँ आपको और फिर आपको इंटरव्यू लूंगी। मेरा तो इसमें बड़ा क्लैरिटी है इलेक्शंस के ऊपर। मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है, तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। कैसा भी हो रहा है कि जी पता नहीं हुकूमत जो है ये अपना टाइम पूरा भी करती है कि नहीं करती, और ऑब्वियसली बेंचमार्क जो है वो इस वक्त परफॉर्मेंस और डिफिकल्ट फैसलों को जो है रखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए बात ये है कि IMF के जो फैसले हैं, IMF से जो हमें करना चाहिए, कसूर हमारा है कि हम अपने बजट में डेफिसिट कर रहे हैं, इस तरह खसारा कर रहे हैं, हमसे टैक्स वसूल नहीं हो रहा। खास तौर पे हम मराद दे रहे हैं अमीर आदमी को। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट नहीं बनी और उसमें शुरू में ही कहा कि बहुत सख्त फैसले करने हैं और हम मराद जो है वो डायरेक्ट पहुंचाएं एक तो आम आदमी को,
और अमीर को जो अमारात, और मैं आला उनका नुमाइंदा हूँ। देखिए मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा और मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में हम तमाम सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, टोटल कर्जे का 7% लाखों जो SMEs हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो काश्तकार हैं छोटा, उसको 7% कर्जा मिलता है। कर्जे के बगैर कितना भी टैलेंटेड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो, पढ़ा लिखा लड़का हो या लड़की हो, उसको वो बिजनेस, वो कैसे कारोबार कर सकता है? हम उनको कुछ कर ही नहीं रहे। इंडिया में एक तो इंडिया की इकानमी 1990 तक, मैं आपको बताऊं, ये मिसनोमर है, ये गलत बात है। पाकिस्तान पहले 43 साल इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहा था। हालांकि जो इलाके इंडिया के हिस्से में आए थे वो उसमें एजुकेशन भी ज्यादा थी, उनमें इंडस्ट्री भी ज्यादा थी, हमारे इलाकों में नहीं थी। लेकिन 1990 तक पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, बिल्कुल बात क्योंकि लंबी हो जाएगी, मुझे ये बताइए कि ट्रेडर्स जो कि आपका बड़ा वोट बैंक है, रियल एस्टेट सेक्टर, क्या आप लोग उन पे इस वक्त टैक्सेस लगाने के लिए तैयार हैं? आज आई खबर आई IMF की हवाले से कि जी परचून की दुकानें जो हैं उनको जो है वो टैक्स नेट में जो है वो लाना है। मुझे ये बताइए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो डार साहब दिन पे जो है वो पीछे हो जाते थे। डार साहब, क्योंकि ये आपका वोट बैंक है, पॉपुलर डिसीजन से डार साहब पीछे हो जाते थे और नहीं लेते थे ये फैसले। क्या ले पाएंगे आप ये फैसले? और अगर ये फैसले लेते, अगेन पॉलिटिकल कैपिटल से बर्न होगा आपका। जी, अब ये तो कोई, हमने चैलेंज कबूल किया है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम करके दिखाएंगे। देखिए, जहां भी किसी की इनकम है, इनकम पे टैक्स हो जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे रिटेलर है, चाहे वो प्रॉपर्टी का सेक्शन है, किसी भी। हमारे इनकम बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ हमने खामखा ये बनाया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड इनकम ज्यादा नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमने तो सर यही वजह है कि डार साहब को इस वजह, क्योंकि डार साहब ये चीजें नहीं कर सके तो उनको साइड पे रखा है, उनको कहा है कि जी चले आप ये फैसले नहीं कर सकते, किसी और से करवाते हैं, यही वजह। देखिए, इस वक्त हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, औरंगजेब साहब, बड़े कॉम्पिटेंट हैं इकोनॉमी में। हमें उनके ऊपर तवक्को है। देखिए, मुल्क को आगे बढ़ाना है। एक तो डार साहब कॉम्पिटेंट नहीं थे सर? को नहीं, बहुत कॉम्पिटेंट थे। अब वो फॉरेन मिनिस्टर हो गए हैं, फॉरेन में बहुत काम है। देखिए, ये तो हमेशा एक कैप्टन होता है, वो अपनी फील्ड में किसी को किसी जगह उसको मुनासिब लगता है, मैच के दौरान खड़ा कर देता है। ये तो कैप्टन का प्रेरोगेटिव होता है ना। तो वो तो फॉरेन मिनिस्टर है, क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है? माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन अभी हमें अपने मुल्क को रिस्ट्रक्चर करना है, इकोनॉमी को। हमें देखिए GDP का 8-9%, 9% मैं जरा शोएब शाहीन साहब की तरफ चलती हूँ। मैं आपको ये बात बता दूं ना कि लीकेज को खत्म करना है। लीकेज बहुत ज्यादा है हमारे टैक्सों में, अमीर आदमी नहीं दे रहा टैक्स। लेट्स होप सो कि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो हिस्सा बने इकोनॉमी का। लेट्स होप सो। शोएब शाहीन साहब, एक तो जो फैसल वाडा साहब की बात है उस पर आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगी कि आपको लगता है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, और जो वो बात कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है, रमजान के बाद आपकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो एक जहन में रखें कि ये डाका जनी के जरिए वजूद में आई हुई ये असम्बली है, जो हमारे पास, हम 3 इस्लामाबाद की, मैं खुद मैंने हूँ, 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं। जिसने 50,000 वोट नहीं लिया उसको मैंने बना दिया गया। 3 सीटें इस्लामाबाद की जीते हैं, पूरा पिंडी डिवीजन जीते हैं, हम पूरा पंजाब जीते हैं, अब कराची जीते हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं और फॉर्म 45 हमारा हम सब लेके घूम रहे हैं। जो कुछ हुआ है ये सब आपके सामने, को अवाम इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए, पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई रिफॉर्म्स आप कर नहीं सकते हैं। आप इसमें जब तक, देखें, कर्जे जितने चाहें लेते चले जाएं, मुझे बताएं, जब तक अपने आप रिजर्व नहीं बढ़ाएंगे, आमदनी के जराए नहीं बढ़ाएंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, आप कैसे सिस्टम को चला सकेंगे? मुझे बताएं, 25% आपका इंटरेस्ट रेट है, आपका 70 रुपए का बिजली का यूनिट इन्होंने पहुंचा दिया, 12 से 16 रुपए हमारे जमाने में होता था। इन्होंने गैस इतनी महंगी कर दी। मुझे बताएं, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? जो लगा बैठे हैं वो भी बंद करके जा चुके हैं। अब जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आप कैसे चला सकोगे? आप उससे आगे जाएं। आप इस वक्त $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराद दे रहे हैं ये लोगों को, ऊपर के अशराफिया को। अगर आपने मराद कम नहीं करनी और आपने टैक्स की मद में बढ़ाते चले जाना है गरीब आदमी के ऊपर, बिजली और गैस और इस तरह की लोगों के ऊपर जिनके ऑलरेडी रोजगार नहीं है, तो मुझे बताएं कि ये निजाम कैसे चलेगा? और फिर इनके कहने पे इन्वेस्टमेंट लाएगा कौन? मुझे बताएं,
जब इनका शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली जिनके सारी एसेट्स मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं, इनके कहने पे किसने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और इनके कहने पे क्या हमारे ओवरसीज ने इन्वेस्टमेंट लानी है, और फिर ये इलेजिटिमेट जो गवर्नमेंट बनी है इनके कहने पे कौन लाएगा? आपके कहने पे भी नहीं लाए, माजरत के साथ आपका टैक्सेशन मॉडल भी वही था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जो है वो इन्हिसार, तो ओवरसीज तो आपके इस पे भी नहीं लाए। एक बात सुन ले, इनके आदाद शुमार के मुताबिक 6.2% जीडीपी थी, इन्होंने जब छोड़ा 0.3% पे ले आए, 0.23% पे। तो अब बात यह है कि ये फर्क आप देखें, 2 साल हमने कोरोना के गुजारे, हमारे जमाने में $24 बिलियन सालाना जो है वो हमारा रिजर्व था। अच्छा, फिर आप इनका वो देख लें जो इनका जो था, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ इन्होंने जो महंगाई की, हमें कहते थे 12% ही महंगाई हो गई है, इन्होंने 50% पे महंगाई पहुंचा दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो 16 माह की हुकूमत में तो कमर टूट गई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूध और शहद की नहरें आपके टाइम पे भी नहीं जो है वो बह रही थी। तो ये भी एक सन मैं जरा क्योंकि ब्रेक से जाने से पहले मैं कुंडी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। कुंडी साहब, आपके लोग यही सारी चीज़ें, मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें देखते हुए इकोनॉमी के क्या हालात हैं, किस तरह चीज़ें जा रही हैं, आपके लोग निजी महफिलों में जो है ये कह रहे हैं कि जी हम तो काबीना का हिस्सा इसीलिए नहीं बन रहे क्योंकि इस हुकूमत ने तो जो है वो 6 महीने रहना, अपना टाइम पूरा नहीं करना। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि हुकूमत ने 6 महीने रहना या साल रहना है। हम इस हुकूमत की इत्तेहादी हैं, हमने उनको सपोर्ट किया, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इस हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हम तनकीद बर इस्लाह करेंगे। जहाँ तक शेब साहब ने कहा है कि उनको एतराज़ात इलेक्शन पे फोरम्स मौजूद हैं, हम भी अपने फोरम्स पे गए। जब हमें 2018 के इलेक्शन पे हमें खदशात इज़हार किया, हम भी उस फोरम पे गए। आपके पास सबूत मौजूद है तो जाएँ, अदालतें आज़ाद हैं, आपके फोरम्स हैं, उससे आप अपनी जो है वो चीज़ें ठीक करा लें। आपको अगर आपके हक़ में फ़ैसला होता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो। ऐसी अदालतें न हो जैसे कासिम सूरी को उन्होंने 5 साल तक टांगे रखा और 50,000 ह्यूमन एरर वोट आज तक नहीं पता चले कि वो कैसे थे। तो लिहाजा फैसले होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। फोरम्स मौजूद हैं, आप अपने फोरम्स पे जाएं, आपके हक़ में फैसला आता है, हम उसको वेलकम करेंगे। 2 ट्रिब्यूनल से कैसे इतनी शिकायत जो है फैसल साहब हल होंगी, ये भी तो एक लम्हा फिक्री है ना। मतलब आज हमारे पास तो आज तक 2013 की शिकायत जो है उन पे फैसले जब ये पार्लियामेंट में कानूनसाजी करने को तैयार नहीं है और फिर शिकायत भी बाहर पार्लियामेंट से करते हैं, तो फिर यही हाल होगा। आए पार्लियामेंट में कानूनसाजी करें, चीजें ठीक करें, वो भी करने को तैयार नहीं है। अगर नहीं है करने को तो फिर यही हाल होगा। फैसल साहब ने मेरी बात सुन लेना मारिया, इस हवाले से कानून साजी के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है, 2017 का लॉ बनाया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे ये बता दें, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट देगा उसी वक्त अपने ईएमएस सिस्टम में डाल देगा, वो कंप्यूटराइज्ड वो सिस्टम आ जाएगा। इन्होंने नेटली बंद कर दिया। अच्छा, उससे आगे जाएं, फॉर्म 45 जिसके पास होगा ये रिजल्ट कहलाएगा। मुझे बताएं, ये लॉ तो मौजूद है। एक शख्स उठता है फॉर्म 47 में कटिंग करता है सारा कुछ। अगर आपके पास लॉ मौजूद है कि डाका कोई नहीं डालेगा, अगर कोई डाका डाल के चला जाता है और डाकू को फैसिलिटेटर इलेक्शन कमीशन बैठा हो या वो करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हुए हो, तो आप मुझे बता दें। तो साहब, ये तो मुझे आपको बताना जो है वो सबसे ज्यादा आप जानते हैं, ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। इसमें इस मुल्क में जो है वो कानून का इतलाक नहीं होता, लेजिस्लेशन तो हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी जो है वो ब्रेक से हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसे साहब की तरफ जाऊंगी। कैसे साहब, ये बताइए कि एक तरफ जो है, अभी मैं वापस जाऊंगी जो फैसल वाडा साहब का जो बात उन्होंने की है उस पर दोबारा वापस जाऊंगी। एक तरफ पीटीआई ऑलरेडी ये कंप्लेन कर रही है कि जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारी सीटों का मामला गो के हम उस पर ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं कि क्या उसके अपने भी उनके इशूज़ हैं बीच में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 20 सीटें मज़ीद हमारी जो हैं वो हो रहा है कि शायद बाकी पार्टीज़ में जो है वो बांटी जाएंगी। ऐसे में जो केपी गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि वहाँ पे भी मुश्किलात जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, वो भी मुश्किलात का जो है वो सामना करेगी। तो फिर ये सारी चीज़ें देखते हुए जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ ये जो मुफाहमत की सियासत की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई इदारे जो है वो हरकत में आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुलाती है सीएम केपीके को और वहाँ से कोई चीज़ निकलती है या और कोई आर्म ट्विस्टिंग होती है एट द हैंड्स ऑफ ये जो हमारे इदारे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर ये स्टेबिलिटी तो कभी भी नहीं आएगी? फिर तो मजीद आपको उनको उस साइड पे पुश कर रहे हैं कि जी वो मज़ाहिमत की तरफ जो है वो जाएं, मज़ाहिमत का रास्ता जो है वो अपनाएं। यू लीव देम नो चॉइस। डॉक्टर मारिया, देखिए तरीकाकार क्या है।
एक तरीका कार तो है कि इदारों के जो कानून है वो इदारों के पास अपने इंसाफ के लिए जाएं, वो जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, वो जाएं ट्रिब्यूनल्स के पास, वो जाएं अदालतों के पास। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आए हमसे बैठ के डायलॉग करें, मुफाहमत की सियासत करें। हो सकता है हम भी कोई कंसीडर करेंगे, ये बात तो बैठ के ही हो सकती है ना, बगैर डायलॉग किए, बगैर वो तो किसी तरफ भी नहीं आ रहे। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन तो यही है कि हमें हुकूमत तो चलानी है ना, हम हुकूमत की तरफ आगे बढ़ गए, हम आम आदमी को तकलीफ और नहीं पहुंचा सकते। कैसे साहब, हम तो कतई कलामी की माफी, बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आप कहते हैं ऑटोनोमस इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो अपने डिसीजंस ले सकता है, बट माजी में भी हमें पता है, इवन फैसल भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी जमात की तरफ से जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन कमीशन किस तरह एक्ट कर रहा है, बायस उसका नज़र आ रहा है। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो इस्तेमाल होता है या कोई एक्शन लेता है अगेंस्ट CM KP के, या फॉर दैट मैटर नैब है, FIA और भी बहुत सारे केसेस यहाँ पे बन जाते हैं। ऑलरेडी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मोहसिन नकवी साहब अगर आए हैं तो हमें दबाने के लिए आए हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर होती हैं और ऑलरेडी वो जो है वो कह रहे हैं जी हम दीवार से लगे हुए हैं, तो फिर आप ये तो ना एक्सपेक्ट करें कि इस मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मतलब वो है कि जो माजी में आपके साथ हुआ है, हिस्ट्री वो रिपीट हो रही है, आप अपना स्कोर सेटल करेंगे तो ये नज़र आएगा। डॉक्टर मारिया, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ। अभी जो चीफ मिनिस्टर आए KPK के, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, तो हमने तो उनको कहा कि आपकी जो जायज़ मुतालबात है हम उसको डिस्कस करने को तैयार हैं। कोई ना कोई मुफाहमत की बात करें, डायलॉग के बगैर दुनिया में किसी भी जगह तरीका कार क्या होता है? या तो आप इदारों से ले लें, इंसाफ ले लें, या फिर आपस में पॉलिटिकल पार्टी बैठ के एक दूसरे को एकोमोडेट करें। हम तो उनसे, हमने तो ये कहा हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, पीपल पार्टी ने कहा आप हुकूमत बना लें। अब ये कोई समझ तो आए, इनकी बात तरफ से कोई बात है कि चाहते क्या है? अगर फर्ज करो ये बेंट अपॉन है, ये कहेंगे दोबारा इलेक्शन करा लो, तो ये क्या मुमकिन है? क्या मुल्क में ये इलेक्शन ही कराते रहेंगे? और अगर ये मानते ही कोई चीज नहीं है तो क्या होगा? यही इनका कार्य है फिर तो, कि हमने काम तो अपना करना है ना, कि काम ही ना करें हम तो। मैं तो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का जब चेयरमैन था तो इनसे बार बार कहता रहा, कोई आपका एजेंडा है आप लाइए, हम उस पर डिस्कस करते हैं, आपके मशवरे के साथ हल करते हैं। जी जी जी, राइट। कुंडी साहब, आपकी जब हुकूमत थी तो मेरा ख्याल है वाहिद हुकूमत थी जिसमें कहा जा सकता है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो हैं वो केसेस नहीं थे। उसके बाद जितनी दोनों हुकूमतें आई हैं, PMLN ने भी आपके खिलाफ भी किया, बाकी भी चीज़ें जो है चलती रही। इवन डॉक्टर आसिम का केस जो है वो सबसे बड़ा केस सामने है। अब जिस तरह की बातें इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इदारे एक दफ़ा फिर हरकत में आएंगे, फिर इनको जो है वो इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी, और ये एक बात ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि स्कोर सेटलिंग होनी है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं उससे क्या हासिल क्या होगा? क्या उससे कुछ पॉजिटिव की उम्मीद रखी जाए कि जी कुछ अच्छा होगा, या फिर मतलब इसी तरह हमारा ये साइकिल चलता रहेगा और फिर हम अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा अलमिया इस मुल्क में कि जब ये हुकूमतों में आए हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, चाहे वो PTI ने की। आपने देखा कि जिस तरीके से ये लोग, इनकी ख्वाहिश थी कि सारी अपोजिशन जेल में हो और ये सिर्फ हुकूमत करते रहें, और इस किस्म की विक्टिमाइजेशन थी कि इनके पार्टी के लोग आते थे और बताते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कल परसों फलां गिरफ्तार होगा। और फिर जिस तरीके से PTI के चेयरमैन जब अमेरिका गए और बोले कि जी जेलों में 5 स्टार होटल बंद हुए, घर से खाने आते हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, आज वो इसी जेल में और ख़ुद वही चीज़ें डिमांड कर रहे हैं जो लोगों के लिए नहीं करना चाहते। लेकिन ये चीज़ें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हाँ, अगर आपके ऊपर केसेस हैं, आप वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कतई कलामी की माफ़ी। लेकिन अभी फैसल वाडा साहब भी ताज़े निकले उसी पार्टी से, तो वो भी जो अब इस वक्त पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि जी KP गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे जो है ये चहमगोइयाँ जो है जन्म ले रही हैं। वो डॉक्टर साहब इसलिए आ रही हैं जो KP के चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस हवाले से कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि जी मैं PM को नहीं मानता, मैं प्रेसिडेंट को नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। कुछ दिन उन्होंने ऐसे डायलॉग्स मारे जब उनको रियलाइजेशन हुई, ब्रीफिंग्स मिली, और उनको अपने इदारों ने कहा, सेक्रेटरीज ने कहा कि आप बगैर वफाक के आप सुबह नहीं चला सकते, आप तनख्वाहें कहाँ से देंगे, आपके पैसे वफाक से आने हैं। आपने जो फॉर्मर फाटा के साथ जो आपने वादा किया 100 अरब रुपए सालाना खर्च करने का, वो कहाँ से आएंगे? NFC अवार्ड के पैसे कहाँ से आएंगे? आपके जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो ख़राब है, आपने एक अगर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करना है तो उसकी सपोर्ट कहाँ से आनी है? वफाक के बगैर सपोर्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेवाराना CM का रोल प्ले करके अगर वो आते हैं और इस तरीके से वफाक और सूबे के दरमियान कन्फ्रंटेशन नहीं होती, तो मैं भी उस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश होगी मेरा सूबा तरक्की करे, न कि ये पॉलिटिकल उसमें जो है वो पीछे रह जाए। तो लिहाजा
मैं समझता हूँ कि CM को और प्राइम मिनिस्टर को एक मतलब है कि एक पेज पे होना चाहिए सूबे की तरक्की के लिए, बाकी सियासत होती रहेगी। पेज पे होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम आगे नहीं हैं और वो कोई तनकीद करते हैं तो उनको जो है वो उनके खिलाफ इदारे जो हैं वो हरकत में आए। शोएब शाहीन साहब, आपकी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, जिस तरह अभी वाड़ा साहब जो बात करके गए हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि हमने कब मना किया है कि एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्किंग रिलेशनशिप ना रखे। हाँ, PTI के प्रेसिडेंट KPK की हैसियत से वो मुलाकात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते। लेकिन जब तक ये होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, लेकिन बतौर चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर से मिलना, वर्किंग रिलेशनशिप करना, हमने उसको सपोर्ट किया है, कोर कमेटी ने भी सपोर्ट किया है और वो आकर मिले भी हैं। लेकिन ये कहना कि हमने अपने इनको मानते नहीं हैं और उसके साथ रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहते, मानना इनको इलेजिटिमेट कहना वो हमारा हक इसलिए है कि हमारे पास उसकी एविडेंसेस हैं। और कैसर साहब जो कह रहे थे, हम ये कब कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन करा लें, हम ये कह रहे हैं कि आप इसका जुडिशियल कमीशन बना के आप फॉर्म 45 की आप ऑडिट करा लें, लेट दी मैटर बी फाइनली रिजॉल्व। अब आप जब बात करते हैं, मैं आपके साथ, हम सारे पूरी पार्टी ताउन करने को तैयार हैं, आए, ठीक है, लेकिन आप अगर कमीशन हो या जो भी कोई कमीशन हो, उसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे वो सब मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही हमें नज़र आता है कि मर्जी का फैसला हो तो सब मानते हैं, ना हो तो किसी को जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। ऑन दैट नोट आई एंड टुडेज प्रोग्राम। फैसल कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शोएब शाहीन साहब और कैसर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।